ओम शांति। बहुत खुशी की बात है, कुछ समय पहले हमारे चैनल पे राजीव भाई आए थे जो यज्ञ हिस्ट्री की बड़ी रोचक बातें हम सबके सामने बताई थी। आज भी हम बाबा के इस जिस संस्था में आप और हम सब जुड़े हुए हैं, और किसकी इच्छा नहीं होती होगी कि अपने संस्था का इतिहास जानने की। हर बाबा के बच्चे को बहुत उत्सुकता रहती है, कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ, किस तरह हमारे मम्मा बाबा का कार्य चला। आज एक इंटरेस्टिंग चीज, ये भवनों की कहानी हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। पहले दिन से आज तक कैसे हमारे अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के भवनों की हिस्ट्री क्या है, कैसे चलते आए, किस किस तरह से कौन से भवन में शिफ्टिंग हुआ, वो हम आपको सुनवाते हैं। तो राजीव भाई, पुनः आपका ज्ञान मान स्रोत चैनल में स्वागत है। ओम शांति। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ब्रह्मा बाबा, जिसको पहले दादा लेखराज कहते थे, उनके भवन से अपना बाबा का कार्य शुरू हुआ। ये तो आप सबको विदित होगा, ओम मंडली के नाम से सबने यज्ञ हिस्ट्री में सुना होगा। तो उस प्रथम भवन से हम शुरू होते हैं कि कितना टाइम ये हमारी ब्रह्मा कुमारी संस्था का कितना समय पहले बाबा के घर में ही चलता रहा, वो हमें राजीव भाई अवगत कराइए। ऐसे आमतौर पे मान्यता है कि हमारी यज्ञ की शुरुआत जो है 1937 से शुरू होती है, बट देखा जाए तो 1937 में तो ट्रस्ट बनाया गया, जहाँ पे उसी ओम निवास में जहाँ पे सभी दादियों ने अपना समर्पण पत्र लिखा, बाबा ने भी अपना पत्र जो है लिखा हुआ है। लेकिन बाबा का जो अपने पास कॉपी है उसकी? हाँ, हमारे पास बाबा के समर्पण पत्र की भी और दादियों के भी, दादियों के और बाबा के समर्पण पत्र की ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं। अरे वाह, गुड। तो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स है, लेकिन ऐसे ओरिजिनल कॉपी थोड़ा मिलना मुश्किल है। जी जी। और अगर आप भवनों की बात करते हैं तो बाबा ने ये शुरुआत 1935 से ही कर दी थी। तो भले हम कहते हैं कि यज्ञ की शुरुआत 1936 ओम मंडली का सत्संग जो है वो 35 से स्टार्ट हो गए थे, बिल्कुल, इसमें बाबा के घर से। बिल्कुल। और आप पूछेंगे कि हमें कैसे मालूम कि 35 में शुरू हुआ? तो जो भी कोर्ट कचहरी के मुकदमे, टाइम्स ऑफ इंडिया, जो भी आर्टिकल छपे थे, उसमें सब में रेफरेंस मिलता है कि 3 साल पहले शुरू हुआ, 2 साल पहले शुरू हुआ। उससे हमें मालूम पड़ जाता है कि 1935 से ही ये सत्संग शुरू हो गया था, और ये शुरू हुआ था बाबा के लौकिक घर, जिसे हम जसोदा निवास कहते हैं। अच्छा, पहला भवन भाई अपनी ब्रह्मा कुमारी संस्था का, भले उसको उस वक्त ओम मंडली कहते थे, है ना, ओम मंडली का पहला भवन का नाम था जशोदा निवास, और जशोदा ब्रह्मा बाबा की लौकिक युगल का नाम आप सब जानते हैं, जशोदा मैया, उनके नाम से जशोदा निवास से ये शुरू हुआ। वेरी गुड। कितना टाइम वहां चला जी? देखिए, 1935 में जब ये सत्संग शुरू हुआ, तो बाबा का ये भवन भी काफी विशाल था, और ये हैदराबाद में था। हैदराबाद अलग है, कराची अलग है, दर्शकों को मालूम रहे। तो हैदराबाद में शाही बाजार करके एक सड़क है, लेन है, काफी चौड़ी है। अभी भी शाही बाजार वैसे की वैसे ही, उसका नाम चेंज नहीं हुआ। अभी भी उस शहर को हैदराबाद ही वहां बोलते हैं। अभी भी हैदराबाद कहते हैं, अभी भी शाही बाजार है, और जहाँ पे सुनारा लेन है, खाटूबन लेन है। और थोड़ा सा यह है कि अभी हमारे पास अभी रियल में देखा जाए तो उस बिल्डिंग का पूरा डिस्क्रिप्शन है, फोटोग्राफ उपलब्ध नहीं हुए हैं, और हमने वो जगह लोकेट भी की है कि कौन से एरिया में वो बिल्डिंग थी। अब वो बिल्डिंग जो है नहीं रही है, काफी प्राचीन। तो उसमें 2 साल चला लगभग, कह सकते हैं लगभग। अच्छा, अब एक बात है कि अब कहते हैं 300 भाई बहनें शुरू में थे, तो क्या बाबा के भवन में इतना बड़ा कोई हाल था जिसमें 300 भाई बहनें रोज आना सत्संग सुनते थे? नहीं, ऐसे नहीं कहेंगे कि 300, क्योंकि शुरू में संख्या कम थी। शुरू में तो बाबा ने एक छोटे से कमरे से ही शुरू किया, सबको मालूम होगा। और बाद में जब क्या हुआ, धीरे धीरे संख्या बढ़ने लगी, और उस भवन का पूरा हमारे पास डिस्क्रिप्शन है कि नीचे कुछ कमरे हुआ करते थे, जिसमें बाबा का बड़ा लड़का भी रहता था, ब्रह्मा बाबा भी रहते थे, आंगन भी हुआ करता था। और आप जब दूसरी मंजिल पे जाएंगे, एक सीढ़ी नुमा जगह था जिससे होकर जाएंगे, और बीच में छोटा सा एक मंदिर भी था जो सीढ़ी और दूसरे घर के बीच में पड़ता था। ऊपर जो है बाबा रहते थे, और बाजार के बिल्कुल बीचों बीच था, और आगे एक बहुत बड़ा गेट भी था, कंपाउंड भी था।
नहीं, आंगन में सब बैठते थे। हाँ, आंगन में बैठते थे। और ऐसे बहुत सारे उल्लेख मिले हैं जिसमें मम्मा जो है सत्संग में बैठी है, क्योंकि जब बाबा कश्मीर में पर थे, कितना 100 की कैपेसिटी थी, 200 की कितनी नहीं, थी? लोग काफी आ सकते थे, 150-200 बैठ जाते थे, लोग आ सकते थे, क्योंकि 1.5-2 साल तक तो 150-200 की संख्या हो गई थी। लोग आते थे। और बाबा ने फिर क्या धीरे धीरे एक्सटेंड भी किया, एक्सटेंड। कुछ चीजें एक्सटेंड भी कराई, और वो भी कम पड़ने लगा। तो पहला भवन हुआ हमारा जशोदा निवास, फिर हम हैदराबाद में शिफ्ट किया। वो कौन सी जगह? देखिए, अब ओम निवास सुना है? तो पहले जसोदा निवास हो गया। जसोदा निवास की जब मैं बातें करता हूँ तो मुझे दादियों के इंटरव्यू से याद आता है, ये वही भवन था जिसमें मम्मा ओम की धुनी लगाती थी, सितार बजाते हुए, गीत गाते हुए लोगों ने मम्मा को देखा था। ये वो बिल्डिंग है जिसके साथ यज्ञ की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। फिर क्या होता है कि धीरे धीरे जब संख्या बढ़ने लगती है और सत्संग के लिए लोग आने लगते हैं, तो बाद में ओम मंडली की बिल्डिंग के नाम से प्रसिद्ध होना चालू होता है। और आप सबने देखा होगा कि वो इंसिडेंट आता है जब लोगों ने, एंटी ओम मंडली के लोगों ने जो है आग जली की घटना कर, जिसे लाखा भवन की घटना कहते हैं, बिल्डिंग को आग लगाने का भी प्रयास किया गया। ऐसे नहीं कि बिल्डिंग आग लगाई गई थी, प्रयास किया गया, जिसके हमारे पास रेफरेंसेस हैं। जब ये घटना हो गई तब बाबा एक अलग बिल्डिंग बना रहे थे, उसके कुछ ही अंतराल में ये बिल्डिंग जो थी मार्केट के बीचों बीच थी, और वो शहर के एक किनारे पे थी जहां बड़े आलीशान भवन हुआ करते थे। तो मम्मा इसके कंस्ट्रक्शन का काम भी देख रही थी। तो जब बाबा कश्मीर में थे तभी ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जिसे हम ओम निवास के नाम से जानते हैं। तो जसोदा निवास से हैदराबाद में ही कुछ ही अंतराल पर, लगभग 1 किलोमीटर कह सकते हैं। अच्छा, ओम निवास में लगभग 300 के ठहरने का प्रबंध था। हाँ, ओम निवास पहली मंजिल, दूसरी मंजिल ऐसे थी, ऊपर जो डॉर्मेट्री भी थी और बच्चे रहते भी थे, लेकिन वो पहले स्कूल के रूप में था। मेरा ख्याल ये ओम मंडली के कारण ही उसका नाम ओम निवास डाल दिया। पहले यज्ञ में 2 ही बिल्डिंगों के नाम के उल्लेख आते हैं, या तो लोग ओम निवास कहते थे जो कि स्कूल या बोर्डिंग हुआ करता था, और दूसरी ओम मंडली जहाँ पे सत्संग हुआ करता था। तो प्यारे भाइयों बहनों, आपको पता लगा, पहला भवन था जशोदा निवास, फिर दूसरा भवन हुआ हमारा ओम निवास, वो भी हैदराबाद में। अब हम चलते हैं, जहां तक मुझे पता लगा, दिवाली अक्टूबर 37 में ओम निवास से फिर शिफ्ट हो गए हम कराची में, और फिर कराची का ओम निवास उसमें शिफ्ट हुए। ओम निवास हैदराबाद टू, अच्छा पहले तो हैदराबाद से कराची कितना घंटे का रास्ता है? देखिए, अगर हम हैदराबाद से कराची जाते हैं तो लगभग 3 घंटे का जो है डिस्टेंस पड़ता है। उस जमाने में ट्रेन होती थी, लोग हैदराबाद स्टेशन से ट्रेन पकड़ते थे और कराची जो है वो ट्रेन पहुंचा जाती थी। तो लगभग 3 घंटे लगते थे, ठीक वैसे जैसे मुंबई पूना आज है। राइट। और बस अंतर यह है कि हैदराबाद अंदर था और कराची समुद्र के किनारे था, जैसे मुंबई समुद्र के किनारे है। तो फिर टोटल शिफ्ट हो गए ओम निवास कराची में। कराची में ये घटना है 1938, दिवाली के दिन 37 था, धीरे धीरे शिफ्टिंग चालू हो गया था और पूरा यज्ञ जो है शिफ्ट होकर आ गया था अभी कराची में। पर कराची में भी ऐसे नहीं कि एक साथ डिसीजन अचानक में हुआ, और वहां पे कुछ बिल्डिंगें जो है हायर की गई। और सबसे पहले कराची में जो है सोल्जर बाजार जो जगह हुआ करती थी पुरानी कराची में, वहां पे कुछ मकान लिए गए, और वहां रिजुमल दादा का भी बंगला पहले से ही था, जो शांतामणि दादी के जो है लौकिक पिता थे। रिजुमल दादा शांतामणि दादी के लौकिक पिता, उनका वो क्योंकि खुद समर्पित थे, सह परिवार मेरा ख्याल, और उनके परिवार का कनेक्शन भी जो है ब्रह्मा बाबा के साथ था। तो उन्होंने अपना भवन समझो यज्ञ का ही भवन हो गया था, और ओम निवास अलग था उसके, रिजुमल के। हाँ, ओम निवास देखिए, ये जो कराची वाला जो बंगलो था ये पुराने कराची में था अगर देखा जाए तो। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि ये ओम निवास का, तो देखिए एक ओम निवास हैदराबाद का है और दूसरा ओम निवास जो है शिफ्ट होकर हैदराबाद से कराची में आता है। और ये कराची वाला ओम निवास मुश्किल से कुछ महीने चला, क्योंकि इसकी भी पिकेटिंग वगैरह जो सारी चीजें जो राइट। फिर उसके बाद जो है हमारा उसमें जस्ट तो मतलब हमें पता लगा एक ओम निवास, एक रिजुमल दादा का जो है बंगला, और कराची में हमारे कौन कौन से थे स्थान? जब कराची में हम शिफ्ट होते हैं 1937 दिवाली, और इसे यहाँ पे 38 शुरू हो जाता है, बहुत कोर्ट कचहरी के मामले भी चालू हो जाते हैं, सब अलग अलग रहते हैं। तो 4-5 भवन हमारे जो है शुरू के दिनों में ही लिए गए थे, जिसमें से जो है बाबा कहाँ रहते थे? बाबा जो है समुद्र के पास एक क्लिफ्टन है, क्लिफ्टन का जिक्र बहुत आता है। हाँ,
फोटो भी आती है ब्रह्मा बाबा क्लिफ्टन पे। अच्छा, हमारे पास उस बंगले की फोटोग्राफ भी है। जी जी जी। तो क्लिफ्टन में बाबा रहते थे और वहीं पास में जो है चंद्रमणि दादी के जो पिताजी थे रतन चंद दादा का भी बंगला था। अच्छा, क्लिफ्टन के वो पास भी में। यज्ञ का ही, वो भी पूरे समर्पित थे। हाँ, उनका परिवार रहता था क्लिफ्टन के पास था। ओके। वो बंगलो हो गए। यहाँ पे ओम निवास भी जब खाली करना पड़ा तो सभी के सभी ओम निवास से, कराची वाले ओम निवास जो मेन सड़क पे था, वहां से शिफ्ट होकर कराची कैंट स्टेशन में कुंज भवन जो है वहां पे शिफ्ट हो गया। अच्छा, तो हमारी जो तो बाबा रहता था क्लिफ्टन में अपनी फैमिली के साथ जी, ताकि ये ना आए कि भाई ये लड़कियों को रखे बैठा है। और कुंज भवन में रहती थी, आई केम टू नो, मम्मा सारी दादियों के साथ। हमारी सारी दादियां, वरिष्ठ दादियां, सभी के सभी कुंज भवन में, बच्चों के लिए बगल में ही। और दादी चंद्रमणि अपने पिता के साथ, वो अपनी फैमिली के साथ उसमें रहती, रतन चंद्र बंगलों में। नहीं, अरे दादी चंद्रमणि जो है वो भी कुंज भवन में रहती थी। अच्छा, कि अपने लौकिक पिताजी के साथ रहती थी, वो भी कुंज भवन में रहती थी। और कुंज भवन के जस्ट एक सड़क क्रॉस करके दूसरा बंगला था, जिसे लोग बेबी भवन कहते थे या गुलजार भवन भी कहते थे, जहाँ छोटे बच्चे भी रहते थे। अच्छा, वहाँ छोटे बच्चे रहते थे। अच्छा, ये सब भवनों में अपना भवन कौन सा था, और बाकी जो है मतलब सभी अपने नाम इस सोम मंडली के समिति के नाम थे या किराए पे लिए हुए थे सब? देखिए, अभी 1940 की घटना हुई जब अंग्रेज भारत से जाना चालू हो गए थे, तो जो सारे रॉयल बंगलोज थे जो लगभग 2 मंजिले हुआ करते थे, जिनके आगे गार्डन हुआ करता था, जैसे कि कुंज भवन हमारा है, तो कुंज भवन और जितने भी जो मेजोरिटी जो बंगले थे लीज पे लिए गए थे। लीज पे लिए गए थे सिर्फ रतन चंद दादा और कुछ साल के। हाँ, और जो है रिजुमल दादा के बंगले जो थे, ओरिजिनल जो बंगले थे, वो अपने थे। बाकी सभी लीज पे थे। और इसमें बहुत बड़ा कल्याण है, क्योंकि जब पार्टीशन हुआ तो हमें बेचने के लिए इतनी मेहनत नहीं करना पड़ा। राइट। तो इसमें भी कल्याण था। और ये सारे बंगलोज मेजोरिटी जो है ना मुस्लिम्स एरिया में थे, और बड़े बड़े वहां पे ऑफिशियल्स हुआ करते थे, तो वहाँ हंगामे के चांसेस भी बहुत कम थे। तो ड्रामा अनुसार ये शिफ्टिंग में भी बहुत बड़ा रहस्य और कल्याण। फिर समझो 38 से 50 कराची में रहे 12 साल। फिर मेरा ख्याल माउंट आबू 50, कौन सी डेट थी जब शिफ्ट हुए? मई के महीने में फिर यज्ञ जो है स्थानांतरित होता है गर्मियों के दिनों में माउंट आबू ब्रिज कोठी में। सबसे पहले ब्रिज कोठी में कितना साल रहे? ब्रिज कोठी में लगभग 55 के आसपास तक जो हुआ, और 2-3 साल रहने के बाद 3-4 साल। अच्छा, उसका कितना किराया था शुरू में, है कुछ पता? इसका रिसर्च किया? ये निश्चित था कि किराया तो था, और पर बहुत थोड़ा होगा। और बेकरी का पार्ट भी चल रहा था, तो थोड़ा अफोर्ड करना भी यज्ञ के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था। फिर धीरे धीरे इसीलिए हमें कहीं ना कहीं पोखरान हाउस, फिर नहीं कोटा हाउस, हाँ, फिर कोटा हाउस पहुंचे हम शायद 54 में, 53-4 में, है ना? जब हम कोटा हाउस पहुंचते हैं तो मुश्किल से कुछ वर्ष ही यहाँ पे रह पाते हैं। हाँ, 1 वर्ष। उसके बाद फिर हम शायद आ गए पोखरण पांडव भवन, जिसे अब पांडव भवन कहते हैं। मतलब 3 बार शिफ्टिंग। 55 पहले ब्रिज कोठी, कोटा हाउस, और फिर ये पांडव भवन। कोटा हाउस या सर्किट हाउस एक ही है। और वही वो घटना थी जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के राष्ट्रपति, को पत्र लिखा गया था कि भाई हम सरकार इसे सर्किट हाउस बनाना चाहती है, हम यहाँ रहने के लिए जो है परमिशन। हाँ, उसके बाद फिर मेरा ख्याल हम पांडव भवन में भी, पहले तो ये छोटा सा ही था बहुत। बिल्कुल, बाद में हिस्ट्री हॉल बनाया गया। हाँ, सारी चीजों का जो आप किस ईयर में ज्ञान में आए? मेरा ज्ञान में आना तो काफी जो है लेट हुआ, 96-97 के आसपास। 96, तो तब इसमें भी पहले, सबसे पहले मेरा बाबा जो है, इवन हिस्ट्री हॉल भी बाद में बना। आपको मालूम है हिस्ट्री हॉल कब बना? जो हिस्ट्री हॉल 62 से पहले साकार बाबा की मुरलियां वो कहाँ चलती थी? 62 के पहले साकार मुरलियां जो है आपने देखा होगा, जैसे हम एंटर होते हैं तो छोटा एक पैसेज है, वहां पे मुरलियां चलती। फिर 62 में इंटरनेशनल संस्था का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम ये हिस्ट्री हॉल था, जिसका साइज 25 फुट गुना 40 फुट है एग्जैक्टली, क्योंकि हमने पानीपत में उसको देख के सेम साइज का हिस्ट्री हॉल बनाया। और फिर उसके बाद बना फिर मेडिटेशन। वो कब बना? 70s में, जहां तक मुझे लगा। वो 74 में। तब तक इवन ब्रह्मा बाबा व्यक्त हो गए, अव्यक्त बाप दादा इसी हिस्ट्री हॉल में ही आते थे, और 150-200 बस बच्चे बैठ जाना, वही एक संस्था की बहुत बड़ी क्राउड हो जाती थी कि इतना क्राउड है वहां। तो
अब उसके बाद मेडिटेशन हॉल, मैं जब आया 77 में, मैंने बाप दादा की पधरावणी मेडिटेशन हॉल में वहां पर मिला बाबा से। तो बाबा, और मुझे याद है जगदीश भाई, रमेश भाई तो पूरी मुरली बैठ के लिखते थे सामने, सारे ही उसमें थे। तो वो उसमें भी मैं समझता हूँ 300-400 से ज्यादा नहीं आ पाते। फिर हमारे सामने ही, फिर आपको पता है ओम शांति भवन कब बना? 83 में अपना 82, लगभग 83 में उसका इनॉग्रेशन हुआ। पहली कॉन्फ्रेंस थी इंटरनेशनल। तो जेल सिंह राष्ट्रपति जी, हुआ था। वो भी आए थे उसमें, तो बहुत राजीव गांधी भी आए थे, तो नरसिंहा राव भी। तो एक वो बना ओम शांति भवन मतलब। फिर उसके बाद क्या बना? ज्ञान सरोवर फिर ज्ञान सरोवर बना, आई थिंक कौन से ईयर में? 91 हाँ 89, 90, 91। फिर उसके बाद शांतिवन, ग्लोबल हॉस्पिटल, ग्लोबल हॉस्पिटल, और फिर ग्लोबल हॉस्पिटल शायद 92 में बना ग्लोबल हॉस्पिटल। और ग्लोबल हॉस्पिटल के बाद फिर आ गया नीचे शांतिवन। शांतिवन में डायमंड, शांतिवन में पहले केवल एक छोटी सी ये वृक्ष बीच वाला होता था, जो आज भी खड़ा है तपस्या धाम के सामने, जहाँ झूले लगे हुए हैं। सब जाते हुए यहाँ वो पिलाते थे सबको पुदीने का पानी। और उसके बाद फिर शांतिवन में भी पहला एक्सपेरिमेंट किया गया टेंट में सारा। शुरू में हम लोग टेंट में रहते बाप दादा आए, टेंट का हाल बनाया गया, टेंट में एक एक्सपेरिमेंट किया गया। अहमदाबाद गुजरात जोन को जिम्मेवारी दी। फिर मेरा ख्याल यहाँ बनना शुरू हुआ, वो एक्सपेरिमेंट पास हुआ। फिर सोचा हाल बनाए, तो अपना डायमंड हाल कब बना? 96 एक साल का बाबा ने लक्ष्य रखा। हाँ, एक साल में बन गया था। फिर तो आगे बनते ही गए, मनमोहिनी भवन, दादी प्रकाश मणि, विजडम वाला वो जो है पार्क, उसके बाद तो ट्रॉमा सेंटर, इधर शिव मणि, इधर आनंद सरोवर। अब कितना विस्तार होता जा रहा है, आगे से आगे शक्ति सरोवर बन रहा है, इधर सोलार प्लांट, तपोवन, और उधर मानसरोवर बिल्डिंग बन गई। तो बाबा का विस्तार कितना बढ़ता जा रहा है। और पूरे विस्तार में आपको याद होगा कैसे जब ज्ञान सरोवर बना था और शांतिवन बना था, तो सब लोग अपना एक रुपया, हाँ, दादी के कहने से एक पाई पैसे का लोग, आज भी सिस्टम वो है। अब सबसे लास्ट, अब देखता हूँ, अब मैं आपसे पूछता हूँ, सबसे मेन अब आगे इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो आज तक संस्था का नहीं छिड़ा, वो छिड़ने वाला है, वो कौन सा है बताओ? मैं समझता हूँ इसके बाद की सारी हिस्ट्री आपके सामने है। उसके बाद है अब सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। उसके लिए ही मुझे भी निर्वैर भाई साहब ने मदद करने के लिए कहा है, तो बीच बीच में मैं यहाँ रुकता हूँ हर महीने कुछ ना कुछ दिन। जो है पिछली 2-1 वीक से लगभग साल डेढ़ से। तो उसमें बहुत बड़ा अब एक माइलस्टोन तो ये हुआ कि MRI मशीन आया यहाँ पर। तो वो भी प्यारे बाबा ने बहुत बड़ा कदम, एक इतना 10 करोड़ की लागत की मशीन, पूरे जिला सिरोही में पहली मशीन है जहां लोगों को फायदा हो रहा है, और इतने खुश, इतनी दुआएं दे रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कार्य हुआ, जिसमें प्यारे यज्ञ का भी सहयोग हुआ, और कुछ कारपोरेट जहां हमारा अच्छा कनेक्शन था, जैसे इंडियन ऑयल एंड THDC, उनका भी सहयोग, उसमें 50% उन्होंने भी सहयोग दिया। अब सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जिसका प्राइम मिनिस्टर 10 मई को फाउंडेशन कर गए, वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। वो 50 एकड़ जमीन में और 200 बेड का वो बन रहा है, मल्टी स्पेशलिटी 16 स्पेशलिटी हॉस्पिटल का। तो वो आज भी सिस्टम वही एनुअल मीटिंग में कहा, 1 रुपया रोजाना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के प्रतिदिन सब निकालें। आगे तो जिसकी जितनी श्रद्धा हो। हम निर्वैर भाई साहब के पास बैठे थे, एक बूढ़ी माता आई, वो कहती है, भाई साहब वो जो आपका नया हॉस्पिटल बन रहा है ना, 1 रुपया आपने कहा जी, क्या वो देने आई थी क्या? अच्छा दो। तो एक लिफाफे में कोई था चेक, मतलब कहते ये मेरा 1 रुपया। भाई साहब ने लेके साइड में रख दिया। फिर वो माता जब चली गई, बाद में कहा देखो भाई देख, उसमें पता लगा 1 करोड़ की चेक थी। समझ आई कि 1 रुपये का, अब कोई 1 रुपया कर जाते हैं, कोई कितना भी कर जाए, हर एक के लिए खुला है। तो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का भी कार्य
अब जल्द शुरू होने वाला है और फिर एकदम पूरा हो जाएगा, थोड़ा गवर्नमेंट के फॉर्मेलिटी पूरी हो रही। अच्छा जी, ओम शांति। थैंक यू भाई राजीव भाई। हिस्ट्री फ्रॉम द यशोदा निवास टू लास्ट तक शांति वन के अब सुपर स्पेशलिटी जो बनने जा रहा है वहां तक हमने सारा सबको दर्शन करा दिया। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पूरे सार में सारे बिल्डिंगों के समूह का जो है। थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति।